जय श्री राम, राधे राधे। कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप एंड कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। यह जो सेशन है और जो इस सेशन के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आंसर जो कराए जाएंगे, उनका डिस्क्रिप्शन जो कराए, वे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या किसी भी स्टेट का बिहार दरोगा का पेपर हो, सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती हो या किसी भी स्टेट का कर्मचारी चयन आयोग का भर्ती हो, उन सभी एग्जामों के लिए यह जो सेशन है काफी महत्वपूर्ण होने वाला। अगर आप गलती से कॉपी पेन लेकर बैठे हो कि इस सेशन में जो भी कराए जाएंगे और उनको मैं नोट साथ साथ में बनाता चलूंगा या चलूंगी, तो आप सभी कॉपी और पेन को अलग कर दीजिए, साइड कर लीजिए और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए, समझिए और जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको देखिए। जब यह सेशन समाप्त हो जाए तो आप इन सारे तथ्यों का चिंतन करिए और खुद से लिखने का प्रयास करिए। खुद से लिखने के बाद आप ना इस वीडियो को दोबारा चलाकर और अपने उस नोट्स को मैच कराइए। आप पाइएगा कि आपका 100% वह वीडियो में जो कराया गया है और आपका नोट्स मैच कर जाएंगे, क्योंकि आप अच्छे से सुने हैं, देखे हैं, समझे हैं, चिंतन किए हैं और उसके बाद उसको खुद से लिखे। तो समय गंवाए बिना हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। यह जो है आपका कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप है, जिस ऐप पर आपको यह क्लास कराया जा रहा है और इस ऐप पर जितने भी कॉम्पिटिटिव तैयारी की जो क्लासें हैं सारे इस पे आपको मिल जाएंगी। तो आप अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को यहाँ से बेहतर बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विलेजली की सहायक संधि का सही क्रम है? अब आप पाइएगा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, सिंधिया, यह चारों ऑप्शनों में सेम है, लेकिन क्रम से लगाना, यानी पहला कौन विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया, दूसरा, तीसरा, यानी सन वाइज करना है। तो आपको पहले सन वाइज विलेजली की सहायक संधि याद होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को करिएगा एग्जाम में, नहीं तो छोड़ के आना पड़ेगा। अब विलेजली जो है, यह विलेजली का कार्यकाल क्या रहा? तो विलेजली का कार्यकाल जो होता है आपका 1798 से लेकर 1805 तक आपका विलेजली का कार्यकाल रहता है। इसी बीच में विलेजली की सहायक संधि को इन राज्यों को द्वारा स्वीकार किया गया होगा। विलेजली की सहायक संधि जो है, क्या इससे पूर्व भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसी ने किया? तो जवाब है हाँ, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, इसके पूर्व सहायक संधि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लाया था। और अभी हम लोग विलेजली की सहायक संधि देख रहे हैं। विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य रहा वो आपका हैदराबाद रहा। कौन सा रहा? हैदराबाद। तो आप इन ऑप्शनों में चलिएगा तो देखिएगा पहले नंबर पर हैदराबाद इसी में है, बाकी में हैदराबाद से स्टार्टिंग नहीं है। तो हैदराबाद जो है यह विलेजली की सहायक संधि को 1798 में स्वीकार करता है। हैदराबाद के बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार एवं भोसले 1803 में और सिंधिया जो है 1804 में। इंदौर के होलकरों के द्वारा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है विलेजली की सहायक संधि को किसने नहीं स्वीकारा? तो इंदौर के होलकरों के द्वारा विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया। और विलेजली की सहायक संधि को इन सभी के अलावा हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले और सिंधिया, इसके अलावा अन्य राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो हम लोग देखेंगे कि हैदराबाद जो था यह विलेजली की सहायक संधि को 1798 में स्वीकार किया, हैदराबाद। मैसूर आपका 1799 में, तंजौर भी 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार एवं भोसले 1803 में और सिंधिया जो है यह 1804 में। क्या क्या आप देखें विलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम हैदराबाद के द्वारा 1798 में, सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के द्वारा, मैसूर और तंजौर 1799 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार एवं भोसले 1803 में, बरार और भोसले जो है वह 1803 में, सिंधिया 1804 में और अन्य में जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी एवं भरतपुर,
इंदौर के होलकर जो थे वे बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया और बेलेजली के सहायक संधि से पूर्व डुप्ले ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया। बेलेजली का जो कार्यकाल रहा वह 1798 से लेकर 1805। बेलेजली का जो कार्यकाल रहा 1798 से लेकर 1805 इनका कार्यकाल रहा। तो इसका जो आंसर होने वाला था क्रम से आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब इसे हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ देख लिया जाए। डिस्क्रिप्शन में भी वही आपको मिलने वाले हैं जो मैं ओरली करा दे रहा हूँ। ओरली कराने के बाद डिस्क्रिप्शन पे स्केच करूंगा और ऐसे ही आप सभी पढ़िए, समझिए, सुनिए, देखिए, सोचिए और जब नोट्स बनाइए तो रिवीजन के दौरान आप भी वैसे ही उस पर स्केच करिए। तो हम लोग देख रहे हैं बेलेजली की सहायक संधि और बेलेजली का हम लोग कार्यकाल देखे हैं। जिस कार्यकाल में लॉर्ड बेलेजली की कार्यकाल में हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, तो बेलेजली के हम लोग कार्यकाल में देखे हैं कि बेलेजली है जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 रहा और बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने में पहला जो रहा हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार एवं भोसले 1803 और सिंधिया 1804। अन्य में जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर। देखिए बोर्ड पे देखने के बजाय मेरे बातों को सुनिए, उसके बाद जब मैं स्केच करूं तो उस पर ध्यान दीजिए। जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर अन्य जो रहे राज्य जो स्वीकार किए। इंदौर के होलकरों के द्वारा बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया और सहायक संधि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग जो किए थे बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वही चीज अभी आपको लिखा हुआ मिलेगा जिसको मैं स्केच करूंगा। मेरी आवाज और स्केच पर ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, इसका कार्यकाल जो बेलेजली का रहा 1798 से 1805, हैदराबाद को 1798 में, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में, पेशवा को 1802 में, बरार एवं भोसले को 1803 में, बरार एवं भोसले को 1803 में, सिंधिया को 1804 में। यह आप देखें क्रम से इनका क्रम सन के साथ जो कि बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। अन्य में आप सभी को जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर ने भी बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। इंदौर के होलकरों के द्वारा, देखिए इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। देखिए इंदौर के जो होलकर है बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं करते और बेलेजली की सहायक संधि से पूर्व भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। यह आप देखिए बेलेजली की सहायक संधि में स्वीकार करने वाले संधि वाले राज्य क्रम से बेलेजली का कार्यकाल सर्वप्रथम किसने स्वीकार किया, तो हैदराबाद ने स्वीकार किया था। सहायक संधि भारत में बेलेजली से पूर्व कौन, तो डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर रहा। यह सारे तथ्यों को आप बारीकी से देखें, समझे, सुने और आप सभी को याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन में अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं 2 नंबर। यह बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है। आप लोग भी जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगेंगे कि हाँ गुरुजी इस तरह के क्वेश्चन आए, लेकिन सन और क्रम न याद होने के कारण मैंने एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब आप दोबारा नहीं छोड़िएगा। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड डलहौजी, देखिए यह लॉर्ड डलहौजी जब आया तो सबसे पहले देखिए आपके मन में आना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी जो है इसका कार्यकाल क्या रहा। तो लॉर्ड डलहौजी आप लोग को कार्यकाल करा चुके हैं, कार्यकाल आप सभी को करा दिया गया है। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या रहा, तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा वह आपका 1848 से 1856, यह आपका लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा। 1848 से लेकर 1856 यह आपका जो है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा। अब लॉर्ड डलहौजी जो था वह व्यक्तिगत नीति चलाया था जिसे हम राज्य हड़प नीति भी कहते हैं या उसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत नीति, राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके तहत वह राज्यों को प्रांतों को हड़पना शुरू किया। लॉर्ड डलहौजी जिसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 रहा। तो हम लोग देखेंगे जैसे कि बेलेजली की सहायक संधि में आप लोग देखें पहला उसे किसने स्वीकार किया, वैसे ही लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति है या व्यक्तिगत नीति है या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसके तहत सर्वप्रथम उसने किसे हड़प, तो सर्वप्रथम वह सतारा पे कब्जा करता है। सर्वप्रथम वह सतारा को मिलाता है। लॉर्ड डलहौजी सर्वप्रथम किसे मिलेगा, सतारा। तो देखिए यह आपका सतारा हुआ। सतारा के बाद जैतपुर, जैतपुर के बाद संबलपुर। देखिए क्या था, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं
अवध को कुशासन के आरोप लगाकर वह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। तो आप क्या देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो है वह व्यक्तिगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में सर्वप्रथम किसे मिलाता है, और उसके बाद क्रम से हम लोग देख लेंगे सनवाइज किसे मिलाया। तो वह सतारा को सर्वप्रथम मिलाता है, सतारा के बाद जैतपुर को, जैतपुर के बाद संभलपुर को मिलाता है, बघाट को मिलाता है, उदयपुर को मिलाता है, झांसी को मिलाता है, नागपुर को मिलाता है, और कुशासन का आरोप लगाकर अवध साम्राज्य को भी मिला लेता है। जिस अवध साम्राज्य का शासक जो उस समय थे वे वाजिद अली शाह है। अवध का नवाब कौन था उस समय? वाजिद अली शाह। जिस अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय उन पे कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी जो है अवध को भी मिला लेता है। तो वह पहला शिकार सतारा को बनाता है। तो हम लोग इसको सन वाइज देखेंगे। सतारा को वह 1848 में मिलाता है। सतारा को कब मिलाता है? 1848। उसके बाद जैतपुर को 1849 में, संभलपुर जिसे वो 1849 में मिलाता है। कब मिलाता है? 1849। इसको आप लोग क्रम से सनवाई देखिए। सतारा को वो मिला लेता है 1848 में, इसको मिलाता है 1849 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको भी मिला लेता है 1849 में। बघाट को मिलाता है 1850 में, उदयपुर को मिलाता है 1852 में, और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और अवध को जो मिलाता है यह 1856 में। ध्यान दीजिएगा एक बार और। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत, देखिए व्यक्तिगत सिद्धांत या क्या बोले थे, राज हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय होने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो आप 1848 में क्या देखे हैं? सतारा। 1848 में सतारा, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849, बघाट को 1850, बघाट को 1850 में, 1852 में वह उदयपुर और 1853 में झांसी, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को मिलाता है। और फाइनली अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध साम्राज्य को भी 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहता है। और यह व्यक्तिगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज हड़प नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध, इन साम्राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला देता है। सतारा जो कि 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। और कुशासन के आरोप लगाकर जिस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे 1856 में अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। एक बार देख लीजिए, 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर, संभलपुर 1849 में, बघाट 1850, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में यह कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। अब हम लोग चलेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन जो है सेम वही है। लॉर्ड डलहौजी, देखिए किसका बात हो रहा है? तो लॉर्ड डलहौजी का बात हो रहा है। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, इसका कार्यकाल जो रहा 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल क्या रहा? तो यह 1848 से 1856। सर्वप्रथम देखिए सतारा को मिला है 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर को 1854 में मिला लेता है। एक बार और मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए। सतारा को 1848, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब जो था वो वाजिद अली शाह। आप सभी को इस पॉइंट को करा दिया गया था। एक बार और रिकॉल करा दे रहा है। आप बोर्ड पे देखना छोड़ दीजिएगा, आप मेरी आवाजों पे ध्यान दीजिए।
लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 रहा। यह अपने कार्यकाल के दौरान राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत नीति सिद्धांत को लागू करता है और इस सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम वह सतारा को मिलाता है 1848 में, जैतपुर को मिला लेता है 1849 में, संभलपुर को मिला लेता है 1849, ठीक है, बघाट को मिलाता है 1850 में, उदयपुर को मिला लेगा 1852 में, झांसी को मिलाता है 1853, नागपुर 1854 और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर जब अवध को अपने साम्राज्य में मिलाता है तो उस समय अवध का जो नवाब था वो वाजिद अली शाह रहा। इस तरह से आपका लॉर्ड और डलहौजी का व्यक्तिगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति वाला जो पॉइंट है वह क्लियर हो चुका होगा और यह एग्जाम में हमेशा देखने को एग्जाम में आता है क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने चलाया, राज्य हड़प नीति किसकी थी। राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में किसे सर्वप्रथम मिलाया। यह क्वेश्चन आता है व्यक्तिगत नीति के तहत सर्वप्रथम कौन सा राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, तो सतारा को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपका मैचिंग से है और यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बने आए हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सही क्रम का मिलान कीजिए। देखिए, यह जब उत्तर मुगल काल चल रहा था तो उत्तर मुगल काल के समय रंगीला बादशाह के नाम से आप जानते हैं, मोहम्मद शाह को जानते हैं, तो उस समय राज्य उस समय जो थे वह साम्राज्य से अलग होकर अलग अलग राजाओं नवाबों के द्वारा प्रांत बनाया जाता था और वही प्रांत है जिसका आपको मैचिंग खेलना है कि मुगल साम्राज्य से अवध किसने बनाया, हैदराबाद किसने बनाया, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक और भरतपुर, और उस समय के यह संस्थापक रहे इन साम्राज्यों के, जिसका मैचिंग खेलना है आप लोग। तो सर्वप्रथम हम इन मैचिंग में देखने वाले हैं अवध जो था उस अवध का सआदत खां हो जाए। कौन हो जाएंगे, अवध सआदत खां। अवध के क्या हो जाएंगे, सआदत खां। तो आप मैच करिए, अवध यहाँ पे है और यह आपके अवध के क्या हो जाएंगे, सआदत खां, अवध सआदत खां। हैदराबाद निजामुल मुल्क या चिनखलीज का, हैदराबाद के क्या हो जाएंगे, देखिए हैदराबाद आपका निजाम चिनखलीज का या निजाम उल्क मुल्क आसफ शाह, चिनखलीज का यानी निजामुल मुल्क या आसफ शाह। अवध का क्या था, सआदत खां, अवध सआदत खां। हैदराबाद चिनखलीज का या निजाम उल मुल्क या आसफ शाह। रुहेलखंड जो है यह रुहेलखंड का वीर दाऊद हो जाएंगे, रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। रुहेलखंड के वीर दाऊद या अली मोहम्मद खां, रुहेलखंड के वीर दाऊद या अली मोहम्मद खां। हैदराबाद के चिनखलीज का या निजामुल मुल्क या आसफ शाह और अवध के सआदत खां, अवध सआदत खां। हैदराबाद चिनखलीज का या निजामुल मुल्क आसफ शाह। रुहेलखंड वीर दाऊद, रुहेलखंड के क्या हो जाएंगे, तो रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। रुहेलखंड वीर दाऊद या अली मोहम्मद खां, वीर दाऊद। कर्नाटक के हो जाएंगे तुल्ला, कर्नाटक के कौन हो जाएंगे, सादुतुल्ला खां, कर्नाटक के सादुतुल्ला खां, कर्नाटक सादुतुल्ला खां। और भरतपुर के भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह, भरतपुर के चूड़ामन एवं बदन सिंह। भरतपुर के कौन थे, भरतपुर के संस्थापक चूड़ामन एवं बदन सिंह। कर्नाटक के सादुतुल्ला खां, बंगाल के मुर्शीद कुल्ली खां, रुहेलखंड के वीर दाऊद या अली मोहम्मद खां। हैदराबाद चिनखलीज का निजामुल मुल्क या आसफ शाह। और अवध के जो थे सआदत खां, कौन थे, सआदत खां। तो हम लोग देख चुके हैं इनको, अब हम लोग देखने वाले थे इसमें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर में आप सभी देखे हैं, ए का जो हो जाएगा अवध, अवध का सआदत खां यानी 6। हैदराबाद का आप लोग देखे हैं ये चिनखलीज का या निजामुल मुल्क या आसफ शाह, आपका 5 हो जाएगा। फिर हम लोग रुहेलखंड का देखे हैं वीर दाऊद या अली मोहम्मद खां, यानी आपका सी का 4 हो गया। डी बंगाल जिसका आप लोग देखे हैं मुर्शीद कुल्ली खां, और मुर्शीद कुल्ली खां जो था 2 ऑप्शन में था। डी के बाद ई हम लोग देखेंगे कर्नाटक का सादुतुल्ला खां और यह 3 नंबर में। और एफ में हम लोग देखने वाले हैं भरतपुर, जिस भरतपुर का आपका चूड़ामन एवं बदन सिंह रहे, तो यह 1 हो गया। यानी आप देखिए
6 5 4 2 3 1 जो कि आपके ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 में अवध सआदत खां, हैदराबाद चिनखलीज खां या निजामुल मुल्क या आसफ जाह, रुहेलखंड वीर दाऊद अली मोहम्मद खां। इसके बाद आप देखे हैं बंगाल मुर्शिद कुल्ली खां, कर्नाटक सादुल्ला, कर्नाटक के बाद आप देखे हैं भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह। अब हम लोग चलने वाले हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, वही है जो आप लोग अभी पढ़े हैं। मुगलों क्या दिया है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उनके संस्थापक। आप जो देख रहे हैं यह संस्थापक है लो अवध सआदत खां। अवध का कौन, सआदत खां, हैदराबाद चिनखलीज खां या निजामुल मुल्क या आसफ जाह। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। रुहेलखंड का कौन हो जाएगा, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल का आपका हो जाएंगे मुर्शिद कुल्ली खां, बंगाल मुर्शिद कुल्ली खां। कर्नाटक सादुल्ला खां और भरतपुर जो है इसके आपके चूरामन एवं बदन सिंह हो जाएंगे। भरतपुर के कौन हो जाएंगे, तो चूरामन एवं बदन सिंह। भरतपुर बोर्ड की तरफ ना देखिए, मेरे आवाजों को सुनिए। और यह दावा है कि मेरा आवाज जो है आपके शेरी भ्रम में पूरे तरीका से घुस कर काम करने वाला। अवध सआदत खां, हैदराबाद चिनखलीज खां, निजामुल मुल्क या आसफ जाह। आप सिर्फ चिनखलीज खां याद रखिएगा तो भी काम चले। उसके बाद रुहेलखंड वीर दाऊद या अली मोहम्मद खां, बंगाल मुर्शिद कुल्ली खां, कर्नाटक सादुल्ला, भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। यह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत निम्नलिखित में से किस नेता को अल्मोड़ा जेल में भेज दिया। देखिए एक आपका आगा खां पैलेस में, एक आपका हो गया अल्मोड़ा, और एक आपका हो जा रहा है बाकीपुर, बाकीपुर जेल, और एक बांकुड़ा और एक अहमदनगर। देखिए आप जो देख रहे हैं महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू, यह तीनों व्यक्ति जो रहे, यह तीनों को आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। आपका जवाहरलाल नेहरू जी जो थे यह अल्मोड़ा में रहे, और अबुल कलाम आजाद जी जो थे यह बांकुड़ा में। तो बांकीपुर में कहाँ रहा, तो बांकीपुर में आपके राजेंद्र प्रसाद जी रहे। और शेष कांग्रेस के कार्यकारिणी जो परिषद था कार्यकारिणी, उसके जो अन्य सदस्य रहे वह अहमदनगर जेल में रखे गए। ठीक है, क्या देखिए महात्मा गांधी ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, इन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया। एनी बेसेंट जो सरोजनी नायडू थी यह कस्तूरबा गांधी के देख रेख कर रही थी। अल्मोड़ा जेल में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। बांकीपुर जेल पटना में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। और बांकुड़ा जेल जो था वो अबुल कलाम आजाद जो थे, जो कि शिक्षा मंत्री बने थे, उन्हें बांकुड़ा जेल में रखा गया। तो इन सारे तथ्यों को हम लोग आगे डिस्क्रिप्शन के साथ देखते हैं। देखिएगा एक एक पॉइंट यहाँ से बहुत बेखूबी से देखिए, दमदार तरीका से देखिए। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन जीरो पूछेगा किससे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो चला था। के तहत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कर अलग अलग जेलों में रखा गया। यह अलग अलग जेलों में इसलिए रखा गया क्योंकि एक साथ रहने पर यह सारे लोगों का इन सारे लोगों का दिमाग एक साथ चलेगा। और जो भारत में क्रांति आई थी करो या मरो, अगर एक जेल में रखा जा रहा है तो सारे जो उस समय क्रांतिकारी थे मिलकर एक पास से इन सभी को छुड़ा लेते। इसीलिए इन लोगों को अलग अलग रखा गया था। महात्मा गांधी जी जो आप इमेज में देख रहे हैं, यह महात्मा गांधी जी, इन्हें पूना के आगा खां महल यानी पैलेस में रखा गया था। देखिए आपसे पूछेगा आगा खां पैलेस यानी महल जो था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को उसमें रखा गया था, यह कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र के पुणे में है। तो महात्मा गांधी को पूना के आगा खां महल में रखा गया। यह आपके कस्तूरबा गांधी जी हैं। और कस्तूरबा गांधी
को आगा खा पैलेस में रखा गया। आप लोग को बता चुके हैं महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू। यह आपकी सरोजनी नायडू जी है और सरोजनी नायडू जी को आगा खा पैलेस में रखा गया था। यानी आप सभी को बता दिया गया था महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू यह काफ़ी नामचीन चेहरे हैं जिन्हें ऑपरेशन जीरो चलाकर 9 अगस्त 1942 को आगा खा पैलेस में रखा गया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें आप सभी को बताया गया यह अल्मोड़ा जेल में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू जी को कहाँ रखा गया था? अल्मोड़ा के जेल में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में, जबकि महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को आगा खा पैलेस में पूना में रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह अल्मोड़ा में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे अल्मोड़ा में थे। आपके ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया जो कि पटना में है। बांकीपुर जेल पटना, बांकीपुर जेल पटना में किन्हें रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और अबुल कलाम आज़ाद जी जिन्हें वाकुड़ा में रखा गया। ये आपके अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाकुड़ा जेल में रखा गया। कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी के जो सदस्य रहे उन्हें अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। यह ऑपरेशन जीरो जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय शुरू कर और भारत के जो प्रमुख जो भी स्वतंत्रता दिलाने में प्रमुख गद्दावर नेता रहे उन सभी को, स्वतंत्रता सेनानी रहे उन सभी को अलग अलग जेलों में कैद कर लिया गया अंग्रेजी शासन के द्वारा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह भी आपकी एग्जाम में लगातार आप ग्रुप डी लेवल से लेकर और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आप यूजीसी नेट, इन सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया जाता है? वह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। और कहाँ से? तो यह आपका पवनार से। देखिए, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन है? देखिए, 17 अक्टूबर, यह डेट याद रखिएगा, 1940। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जिससे हम लोग दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका पवनार से शुरू करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो रहे आपके विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही जो रहे वह ब्रह्मदत्त रहे। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के यह प्रथम सत्याग्रही है विनोबा भावे, दूसरे नंबर के सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही जो है यह आपके ब्रह्मदत्त है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही आपके विनोबा भावे होते हैं जो कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किए थे विनोबा भावे। जय जगत की नारा उन्होंने दिया था। तो सर्वप्रथम हम लोग देखने वाले हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया? तो गांधी जी करते हैं। महाराष्ट्र के पवनार से शुरू करते हैं। और आपके प्रथम सत्याग्रही जो होते हैं विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त होते हैं। आइए हम लोग इसको देख लिया जाए डिस्क्रिप्शन के साथ। देखिए, गांधी ने 17 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 जो कि पवनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। प्रथम सत्याग्रही जो रहे यह आपके विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। आप सभी को बता चुके थे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है पवनार जो कि महाराष्ट्र में है। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त रहे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आपको उतने ही पॉइंट कराए जा रहे हैं जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट दिखे क्वेश्चन पेपर में। ज़्यादा पोथा पढ़ लीजिएगा, कुछ भी माइंड में नहीं रहेगा। और कोशिश करिएगा मेरे पढ़ाए हुए जितने भी तथ्य आपके माइंड में ओरल होना चाहिए, रटना भी नहीं है। बार बार वीडियो देखिए और माइंड में इसको पहले देखिए, सुनिए, समझिए, सोचिए और खुद ओरल मेरे तरह ही बोलिए।
तो आपका यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा। व्यक्ति जैसे आपसे कोई कहेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो आपके माइंड में सबसे पहला जो नाम आएंगे वह महात्मा गांधी आएंगे। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आया पॉइंट, तो माइंड में आएगा 17 अक्टूबर 1946, जगह आपका पवनार, जो कि महाराष्ट्र में। और फिर माइंड में आएगा, तो आखिर में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताया गया है यह दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहा गया था। और इसमें एक और पॉइंट क्या है, गुरुजी क्या पढ़ाए थे, तो प्रथम द्वितीय और तृतीय सत्याग्रही जो इसमें भाग ले, पर प्रथम विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे आपके ब्रह्मदत्त रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया? अब देखिए कैबिनेट मिशन जो है यह क्लीमेंट एटली 15 फरवरी 1946 को क्लीमेंट एटली ने भारत के संविधान बनाने और भारत में जो उथल पुथल चल रहे थे राजनीतिक गतिविधियां, उन्हें भारत के लोगों के बीच बैठ विचार विमर्श करने के लिए 15 फरवरी 1946 को यह घोषणा करता है क्लीमेंट एटली। और कैबिनेट मिशन जो है यह 24 मार्च, कब, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है, जिस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, एस्टोपर्ट क्रिप्स। पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एस्टोपर्ट क्रिप्स। इसमें से पैंथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। एग्जामों में बहुत बार यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो सर्वप्रथम कहां आया, तो दिल्ली, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया, तो कैबिनेट मिशन जो आया यह पैंथिक लॉरेंस के सदस्यता अध्यक्षता में भारत आता है, और पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। एबी अलेक्जेंडर जो था वह नौसेना का मंत्री था, जबकि आपका स्टोपर्ट क्रिप्स आपका व्यापार मंत्री था, ट्रेड से संबंधित। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य, 3, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, एस्टोपर्ट क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एस्टोपर्ट क्रिप्स। और यह मिशन जब 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, तो इस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के द्वारा 6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी जो है यह 214 जुलाई में इसका चुनाव होता है, जुलाई 1946 में इसका चुनाव संपन्न कराया जाता है। और इस चुनाव में 214 सीटों में कांग्रेस पार्टी 205 पे जीत दर्ज करती है, जबकि 78 सीटों में मुस्लिम लीग 73 सीट पे दर्ज करती है, जीत दर्ज करती है। 78 में 73 मुस्लिम लीग और कांग्रेस 214 में 205। सिख जो 4 जीते थे उनका समर्थन कांग्रेस की तरफ रहा। यह एक एक पॉइंट आपके माइंड में फिट होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका क्या था, एक बार देख लिया जाए। कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता, देखिए अध्यक्षता में भारत आया, तो पैंथिक लॉरेंस इसका आंसर हो जाएगा। पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया। अब इसका डिस्क्रिप्शन से जितना ओरल बोले हैं सारे आप एक एक पॉइंट देख लीजिएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ, जो आपको ओरली बोलकर करा दिया गया है। कैबिनेट मिशन प्रधानमंत्री इटली, देखिए जब हमारा देश आजाद होता है उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन था, तो क्लीमेंट एटली। यह 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालिक ज्वलंत समस्याओं पर भारतीय विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। यह घोषणा कर दिया गया प्रधानमंत्री एटली के द्वारा 15 फरवरी 1946 को। और आपका 24 मार्च 1946 को कैबिनेट कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचता है कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहां पहुंचा, दिल्ली। ध्यान रखिएगा इसमें एस्टोपर्ट क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। जो एस्टोपर्ट क्रिप्स जो था यह ट्रेड यानी व्यापार मंत्रालय था, पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव रहा, और एबी अलेक्जेंडर को यह नौसेना मंत्री रहे, एबी अलेक्जेंडर। आगे हम लोग देखेंगे आपका कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में, देखिए ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग 6 जून, देखिए 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा, 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट मिशन को 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग और 25 जून 1946 को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार किए जाने के पश्चात आप लोग को बताया गया संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराया जाता है, जिसमें से 214 में कांग्रेस, 205
और मुस्लिम लीग जो है 78 में 73 स्थान प्राप्त किया। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। यह आपको ओरली मैं करा चुका था, एक बार आप सभी को पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। क्लीमेंट एटली जो है 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान और भारत में तत्काल में चल रहे उथल पुथल को सुलह करने के लिए एक दल भेजता है, जो दल 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। और वह जो दल था जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं, इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और एस्टोपर्ट क्रिप्स। यह जो दल था कैबिनेट मिशन, यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। और यह जो दल था पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और एस्टोपर्ट क्रिप्स, यह दल पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया। इसका उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना और उस समय भारत में चल रहे उथल पुथल को समाप्त करना था। जब यह दल पहुंचता है भारत 24 मार्च 1946 को दिल्ली, तो इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के द्वारा 6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया जाता है और कांग्रेस के द्वारा 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया जाता है। आगे चलकर जुलाई 1946 में चुनाव कराया जाता है, जिसमें 214 में कांग्रेस, 205 मुस्लिम लीग, 78 में 73 और जो सिख सदस्य 4 थे जिनका जो समर्थन था वह कांग्रेस को प्राप्त था। इस तरह से आप देखें कैबिनेट मिशन, जहां से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। याद रखे रहिएगा, कैबिनेट मिशन भारत का पहुंचा 24 मार्च 1946, कहा तो दिल्ली। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में आया? तो पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, एस्टोपर्ट क्रिप्स। और जब कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे, या देश की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यह जो क्वेश्चन है आप इस इमेज से ही पता लगा सकते हैं। यह पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले 7 छात्रों का इमेज है। और क्वेश्चन क्या है? देखिए, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। निम्नलिखित में से कौन गोलीकांड में सम्मिलित नहीं था? देखिए, आजकल जो भी क्वेश्चन आ रहा है ऐसे ही आ रहा है, कौन सम्मिलित नहीं था, कौन सम्मिलित था, नहीं का बातें चल रहा है। 11 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942 पटना सचिवालय गोलीकांड। और पटना में उस समय जो जिला पदाधिकारी जो थे, ये WC आर्चर है। और WC आर्चर जो थे, यह गोली चलाने की परमिशन देते हैं। और पटना यानी बिहार के 7 छात्र भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय पर अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा फहराने के लिए निकल पड़ते हैं। और गोली खाते हुए 7 छात्र, एक को गोली लगता है तो झंडा दूसरे को देता है, दूसरे को लगता है तो तीसरे को, तीसरे को तो चौथे को, चौथे, पांचवें को, पांचवें, छठे को, और लास्ट में फाइनली 7वें जो है वे झंडा को पटना के सचिवालय भवन को पहरा डालते हैं। यह बहुत ही दर्दनाक घटना रहा आपका पटना सचिवालय गोलीकांड, जो कि 11 अगस्त 1942 को पटना में घटित होता है। और वे छात्र कौन कौन रहे, उनका नाम हम लोग को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जैसे अभी आप देख रहे हैं, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि पटना सचिवालय गोलीकांड में कौन शामिल नहीं था। तो अगर आपको शामिल वाले याद होंगे तो ना वाले आप ऐसे ही छांट सकते। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं उमाकांत सिंह। क्या नाम होगा? मेरे साथ आप एक एक चीज याद करते जाइए, लिखिएगा नहीं, कलम गलती से कलम को भी उठ गया है तो उसको बंद करके रख डालिए। उमाकांत सिंह, रामाकांत सिंह, उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, उसके बाद से राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी प्रसाद चौधरी, देवी प्रसाद चौधरी, सतीश प्रसाद झा, देवी प्रसाद चौधरी, सतीश प्रसाद झा और जगपति कुंवर। तो इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ देख लें। देखिए, अभी आप लोग देखे हैं उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, जगपति कुंवर, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी
और राम गोविंद सिंह। देखिए आप सिंह वाला एक बार में बोल दीजिएगा, उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, और फिर इसको बोलिएगा जगपति कुंवर, सतीश प्रसाद झा और देवी प्रसाद चौधरी। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। क्या फहराने का प्रयास किया? झंडा फहराने का प्रयास किया। और उस समय पटना के जिला अधिकारी जो थे वे, क्या नाम है इनका? WC आर्चर। और थे WC आर्चर उस समय जिलाधिकारी रहे। उनके आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और सात जो थे छात्र शहीद हो गए। अनेक छात्र गंभीर भी हुए और वे छात्र आपको यहाँ पे थे। कौन कौन थे? तो मेरे साथ एक बार और रिकॉल कर लीजिए। उमाकांत सिंह, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुंवर, सतीश प्रसाद झा और देवी प्रसाद चौधरी। यह 7 शहीद जो थे 11 अगस्त 1942 पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हो जाते। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। बिहार में चंपारण एग्रीयन कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? देखिए बिहार में चंपारण एग्रीयन कमेटी, यह चंपारण एग्रीयन कमेटी चंपारण में ही बना था, क्योंकि चंपारण में आप सब सुनेंगे नील ही खेती, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया का अर्थ होता है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना। और नील जो होते थे उनकी जड़ें काफी लंबी लंबी होती थी, और एक बार जिस खेत में नील की खेती कर दी जाती थी वहां की भूमि बंजर हो जाती थी, और फिर वहां कोई उपज उस किसान का नहीं हो पाता था। और उपज न होने के बाद भी अंग्रेज जो थे टैक्स ज्यादा मात्रा में वसूलते। तो हमारे गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी लखनऊ अधिवेशन में मिले और चंपारण में इन 3 कटिया निलई खेती की चर्चा की। चंपारण के किसानों की दुर्दशा की व्यथा गाए महात्मा गांधी के सामने। उसके बाद गांधी बोले हम आएंगे, आए नहीं। फिर पश्चिम बंगाल या जाते हैं और उस वहां भी गांधी से समस्या सुनाते हैं। अंततः गांधी जी आते हैं। देखिए यह आपको क्वेश्चन के दौरान कराया जा रहा है टॉपिक, तो ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे क्योंकि 3 कटिया और चंपारण पे ही 2 से 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो गांधी जी आते हैं आपके चंपारण में, और चंपारण के किसानों की दुख दशा देखने के बाद यहाँ उस समय एडवर्ड गेट थे, और एडवर्ड गेट के द्वारा FG सलाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। FG सलाई उसके अध्यक्ष, जो FG सलाई मध्य प्रदेश में सचिव थे, आयुक्त थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी की गठन की जाती है, जिस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रीयन कमेटी। और उस कमेटी में गांधी जी भी शामिल होते हैं। तो उनके कुछ प्रमुख सदस्य जिन्हें हम लोग देख लेंगे, FG सलाई, महात्मा गांधी, राजा हरिहर प्रसाद, DJ रीड और G रैनी इनके सदस्य होते हैं। अंततः जो यह चंपारण एग्रीयन कमेटी थी यह अपनी रिपोर्ट देती है, जिसमें 25% टैक्स को माफ कर दिया जाता है और लगभग 100%, समझिए लगभग 100%, 3 कटिया पत्ती और नीलाई खेती चंपारण में बंद कर दी जाती है। यह गांधी जी का पहला आंदोलन जो रहा सफल होता है, जिस उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी जाती है। गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था जो कि सफल होता है। इसके बाद वह खेड़ा, बारदोली, अहमदाबाद मिल मजदूर यह आंदोलन को सफल कराते हुए और एक बहुत बड़े नेता के तौर पे गांधी जी स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे उभरते हैं और देश को आजादी दिलाने में अपना भरपूर सहयोग देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। बिहार में चंपारण एग्रीयन कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आप अध्यक्षता तो देखें क्या इसके अध्यक्ष चंपारण एग्रीयन कमेटी के अध्यक्ष FG सलाई रहे। अब हम लोग देख लेंगे इसको डिस्क्रिप्शन के साथ। गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुंचे। कृषकों की स्थिति देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह सारे पॉइंट को करा दिया गया है। गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण यानी मोतिहारी पहुंचे। कृषकों की स्थिति जांच के लिए चंपारण एग्रीयन समिति का गठन किया गया। इस समिति के जो अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई, आप लोग को बता दिया गया। चंपारण एग्रीयन कमेटी जो है इसके अध्यक्ष बताए गए थे, यह मध्य प्रदेश में आयुक्त थे, इनका नाम था FG सलाई। इनकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीयन समिति और इनके अन्य सदस्य महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिप्रसाद, DJ रीड, G रैनी। देखिए महात्मा गांधी, FG सलाई तो होंगे ही, महात्मा गांधी, LC आदामी, आदमी के आदामी कर लेना, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, DJ रीड, G रैनी। देखिए DJ रीड, G रैनी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, महात्मा गांधी
और एफजी सलाई इसके सदस्य रहे, अध्यक्ष के साथ साथ एफजी सलाई जो थे सदस्य भी होंगे। इस समिति में अपनी रिपोर्ट में 3 कटिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह प्रयोग क्या रहा? सफल रहा। यानी गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह रहा जो कि सफल होता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्या क्या देखे थे? एफजी सलाई अध्यक्ष थे चंपारण एग्रीमेंट कमेटी के। महात्मा गांधी, एलसी अदानी, राजा हरिहर प्रसाद, डीजे रीड, जी रैनी इसके सदस्य रहे। अगले क्वेश्चन पे आइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया तथा किसने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पूरे कांग्रेस अधिवेशन के दौरान 3 महिलाओं के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। एनी बेसेंट आपका 1917, एनी बेसेंट 1917, सरोजिनी नायडू 1925 और 1933 में आपके नलिनी सेनगुप्ता। एनी बेसेंट जो रही यह कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कोलकाता में करती है। सरोजिनी नायडू कानपुर में और नलिनी सेनगुप्ता यह भी कोलकाता में, यानी 2 फर्स्ट और लास्ट महिला कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, जबकि बीच यानी सरोजिनी नायडू 1925 में, यह कानपुर में करती है। आइए, यह हिंदी जो है राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल जो किया गया था यह आपके सरोजिनी नायडू कानपुर में किया गया था। सरोजिनी नायडू 1925 में करती है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता और इनका यह 40वां कांग्रेस अधिवेशन, यानी कांग्रेस का 40वां अधिवेशन का पूछेगा अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू। किस सन में? 1925। और कहां से? तो कानपुर से। कहां से की थी? तो कानपुर से। 32वां आपकी करती है एनी बेसेंट 1917 में और यह कोलकाता से करेंगे। कहां से? कोलकाता से। और 32वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे अगर एग्जाम में आ गया कि 32वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह विदेशी हो या भारतीय हो, कोई भी हो, महिला की बात करें प्रथम तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, जबकि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की वह सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। तो 32वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट करती है 1917 में और यह कोलकाता से करेंगे। जबकि आपका देखिए 47वां जो है यह कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना नलिनी सेनगुप्ता करती है और यह करेंगी 1933 में और यह भी कोलकाता से करेंगे। आप देख चुके 32 नंबर का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट, 40 नंबर का सरोजिनी नायडू और 47 नंबर का नलिनी सेनगुप्ता। 32 नंबर कांग्रेस अधिवेशन जो होता है यह आपका 1917 में, 40 नंबर होता है 1925 में और 47 नंबर जो होता है यह 1933 में। 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो करती है 32वां, यह आपकी एनी बेसेंट कोलकाता में करती है। 40 नंबर में सरोजिनी नायडू जो करती है 1925 में आपके कानपुर से करती हैं और 47 में नलिनी सेनगुप्ता जो करती हैं वह 47वां अधिवेशन जो करती हैं यह वाह है अधिवेशन है, वाह 47वां। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम अगर कोई महिला करती है वह एनी बेसेंट होती है और कलकत्ता में। और संस्करण कौन था? तो 32वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में एनी बेसेंट कोलकाता से करती। 40वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर से करती है और 47वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेनगुप्ता जो कि 1933 में कोलकाता से करते। इन 3 महिलाओं के द्वारा ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है टोटल पूरे कांग्रेस अधिवेशन के दौरान स्वतंत्रता से पूर्व। तो हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन और उसमें पूछा गया था हिंदी को राष्ट्रभाषा के उसमें इस्तेमाल किया गया था और वह कौन सा अधिवेशन था? यह आपका 40वां कांग्रेस अधिवेशन था जो कि 1925 में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में कानपुर में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे देखने से पहले इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। महिला, देखिए ध्यान दीजिएगा, महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी उन महिलाओं का नाम है जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जो कि 32वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कोलकाता में की थी। यानी कोलकाता में सर्वप्रथम एनी बेसेंट 1917 में और अधिसंस्करण कौन था? तो 32वां जिसकी अध्यक्षता करती हैं। फिर दूसरे जो महिला है इनका नाम है सरोजिनी नायडू और यह भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह ओवरऑल महिला थी प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली
और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला है जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है, और वह संस्करण 40वां था जो कि 1925 में कानपुर में होता है। 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर में 40वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यानी ये कौन देख रहे हैं आप लोग? सरोजिनी नायडू को। श्रीमती नेलनी सेन गुप्ता जो कि 1933 में, और यह 47वां करेंगी, 47वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगी, और यह भी कहां से करेंगी? इस कोलकाता से। तो एनी बेसेंट 1917 कांग्रेस अधिवेशन का 32वां संस्करण कोलकाता। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन का 40वां संस्करण जो कि 1925 में कानपुर, और नेलनी सेनगुप्ता जो कि कांग्रेस अधिवेशन का 47वां अधिवेशन सन 1933, और वो भी कलकत्ता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, और यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। यह भी एक एक क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे, और आप अगर बेहतर तैयारी करने वाले होंगे तो यह भी समझ चुके होंगे कि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से यह एग्जाम में बार बार दिखते हैं। स्वदेशी आंदोलन किस क्षेत्र में वंदे भारत आंदोलन के नाम से जाना जाता है? देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है यह किस क्षेत्र में, तो क्षेत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, यह आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन को वंदे भारतम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन के समय आपको पता है स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के बाद शुरू होता है, इसका डिस्क्रिप्शन आप सभी देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन चलाने का तरीके को लेकर ही कांग्रेस में 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल एवं उदारवादी यानी नरम दल नामक दलों में विभाजित हो गया। देखिए स्वदेशी आंदोलन जो था उनको चलाने के तरीका को लेकर 1907 जो कि गुजरात के सूरत में अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं, जिसमें नरम दल और गरम दल को लेकर मतभेद होता है, और कांग्रेस उस समय दो खेमे में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सुनार बांग्ला गाया हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के समय ही अमार सुनार बांग्ला यह रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया गीत है, जो कि बांग्लादेश का क्या कहा, देखिए बांग्लादेश का यह राष्ट्रीय गीत बन जाता है। अमार सुनार बांग्ला जो है, अमार सुनार बांग्ला किनके द्वारा गाया गया था? तो अमार सुनार बांग्ला स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा गीत गाई गई अमार सुनार बांग्ला, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। स्वदेशी आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बरिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन आता है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बरिसल में। और किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए बरिसल में स्वदेशी बांधव समिति के गठन किया। आप अमार सुनार बांग्ला गीत देखे हैं। अमार सुनार बांग्ला जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान काफी प्रचलित रहा, और यह गीत आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बढ़ती है, उस समय सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी तक जो टॉप दमदार सेलेक्टेड पॉइंट देखे, यह सारे के सारे सेलेक्टेड पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं, और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, यह आपके माइंड में घर कर जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।